गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी तक हमने औद्योगिक क्रांति क्या है, औद्योगिक क्रांति क्या थी और औद्योगिक क्रांति के प्रभाव क्या पड़े यूरोप के जीवन पे, और औद्योगिक क्रांति के लक्षण क्या हैं और इसकी सैद्धांतिक व्याख्या करते हुए हमने औद्योगिक क्रांति के कारणों और उनसे उत्पन्न समस्याओं की चर्चा करी थी। अब हम बात करेंगे फ्रांसीसी क्रांति की, क्योंकि फ्रांसीसी क्रांति जो थी उसने ऐसा माना जाता है कि उसने ही आधार बनाया समाजशास्त्र के एक विशिष्ट विषय के रूप में जन्म देने के। फ्रांस की क्रांति जो थी ये मानव के इतिहास में एक बड़ा पड़ाव है जिसने ज्ञानोदय की विचारधारा को लोकप्रिय बना दिया। ज्ञानोदय, प्रबोध, एनलाइटनमेंट और रेनेसां और रेफॉर्मेशन, ये जो थे, इन्होंने मनुष्य की सोच को, मनुष्य की विचारधारा में आमूलचूल परिवर्तन लाए थे। इस क्रांति के नारे स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये आज भी मानव समूह के लक्ष्य हैं। और फ्रांसीसी क्रांति की चर्चा न केवल इतिहास बल्कि राजनीति, कानून, लोक प्रशासन सब में होती है। समाजशास्त्र में इसकी विशेष चर्चा होती है क्योंकि फ्रांसीसी क्रांति और समाजशास्त्र का रिश्ता जो है वो कारणात्मक है। डेविड टॉमसन एक इतिहासकार रहे हैं और उन्होंने अपनी पुस्तक यूरोप सिंस नेपोलियन में लिखा है कि फ्रांसीसी क्रांति के अनेक परिणाम हुए, उनका एक परिणाम समाजशास्त्र रूपी एक नए विषय का उदय भी था। फ्रांसीसी क्रांति मूल रूप से इंग्लैंड के समान ही उद्योग और पूंजीवाद के उदय के जो परिणाम हुए उसी की अभिव्यक्ति थी। ये क्रांति अत्यधिक व्यापक थी, अत्यधिक हिंसक थी और अत्यधिक परिवर्तनकारी थी। इस क्रांति ने फ्रांसीसी समाज की अर्थव्यवस्था, राजनीति और शिक्षा, संस्कृति, सामाजिक संरचना, जीवन शैली और मानसिकता सबको चेंज कर दिया। इसके विपरीत इंग्लैंड में अधिक जोर राजनीतिक परिवर्तन पर था। आर्थिक दृष्टि से सामंतों को खत्म करने पर ध्यान नहीं दिया गया था और इसके उल्टे भद्र लोग, जो लैंडेड जेंट्री थी, अपनी ज़मीन को सुरक्षित करने में लगे थे। फ्रांसीसी क्रांति की विशेषताएं क्या थी, इसकी व्याख्या अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग प्रकार से दी है, पर फ्रैंकफर्ट समुदाय के प्रतिनिधि जो समाजशास्त्री हैं हर्बर्ट मार्क्यूज़े, इन्होंने 3 प्रमुख कारण बताए। सबसे पहला जो कारण है वो है फ्रांस और इंग्लैंड में फ्रांस इंग्लैंड से उद्योग में पिछड़ गया था। फ्रांस में उद्योग की प्रक्रिया इंग्लैंड से लगभग 100 साल बाद आरंभ हुई और फ्रांस इंग्लैंड के पुश्तैनी प्रतिद्वंदी तो था ही, वहाँ इन दोनों में हमेशा लड़ाई होती रहती थी और एंग्लो फ्रेंच युद्धों की एक बहुत लंबी श्रृंखला है। फ्रांस के अग्रगामी लोगों ने उद्योग को महत्व को समझा और उद्योग को आरंभ किया। यही कारण था कि फ्रांसीसी क्रांति के बाद फ्रांस में अभिजन ने इकोल एकेडमी, जिससे निकलकर आगे चलकर डरखाइम और ऑगस्ट कॉम्ट इसी इकोल एकेडमी से पढ़े हुए थे, उसकी स्थापना करी जिससे तेज़ी से औद्योगिकीकरण हो सके। इंग्लैंड से पुश्तैनी प्रतिद्वंदिता के कारण और इंग्लैंड से पिछड़ जाने के कारण फ्रांस में बहुत तेज़ी से उद्योगीकरण हुआ। इंग्लैंड में उद्योग का प्रसार कृषि और सेवा क्षेत्र में जितनी तेज़ी से हुआ था, उससे दुगनी तेज़ी से फ्रांस में कृषि का मशीनीकरण किया गया। इंग्लैंड में राजा ने समय समय पर चर्च की भूमि पर कर लगाए और नियंत्रण कर लिया। फ्रांस में चर्च की भूमि छीन ली गई। वहाँ पे जो पादरी थे उनका सम्मान कम होता चला गया। इस तेज़ परिवर्तन से समाज और संस्कृति में गंभीर परिवर्तन आया। ये ऑगस्ट कॉम्ट जो थे वो खुद के पिता जो थे क्रांति के विरुद्ध थे, विरोधी थे
उन्होंने अनेक मामलों का विरोध किया, लेकिन उनके लिए सबसे ज़्यादा चिंता का विषय था कि क्रांति से ने स्थापित संस्थाओं को तहस नहस कर दिया है। इस क्रांति ने सामंतवाद को लगभग ख़त्म कर दिया। सामंत बचे रहे लेकिन छुप के रह गए। चर्च की शक्ति खत्म हो गई। क्रांति के बाद इनके प्रवक्ता डी बॉर्नल्ड और डी मेस्ट्रे जब अपनी बातों को प्रस्तुत करते हैं तब वो ईश्वर की दुहाई अधिक देते हैं। पुरानी शिक्षा बिखर गई और लाइसीज, नई तरह की शिक्षा प्रणाली, नई सेक्युलर शिक्षा संस्थानों का उदय हुआ। फ्रांसीसी क्रांति इतनी व्यापक और तीव्र थी कि फ्रांसीसी जीवन का प्रत्येक क्षेत्र इससे आवश्यक रूप से प्रभावित हुआ, और यहाँ तक कि दार्शनिक और साहित्यकार रूसो ने फ्रांसीसी क्रांति के जो गवाह रहे थे वो प्रगतिशील और मानवतावादी विचारों के समर्थक थे, पर वो भी इस बिखराव से विचलित हो गए थे। दूसरा कारण है कि फ्रांस में शासक वर्ग ने इतिहास की पदध्वनि सुनने में देर कर दी या उसे अनसुना कर दिया। लुई द 14 की हम बात कर चुके हैं। उनके शासन काल में फ्रांस विकास और समृद्धि की उत्कृष्ट मंजिलों पर पहुंच चुका था। उसकी खुमारी लुई द 16 तक बाकी थी। ये एक समाजशास्त्रीय तथ्य है। जब धनी परिवार, कोई भी धनी परिवार या धनी व्यक्ति जब किसी कारणवश विपरीत परिस्थितियों में आ जाता है तब वे परिस्थितियों को स्वीकार नहीं करता है, कर्ज लेकर, ज़मीन बेचकर या पुरानी जीवन शैली को बचाए रखना चाहता है। इसी कारण से हम देखते हैं कि लुई द 14 जो हैं वो अपना वर्साई में एक महल तैयार करने में लगे हुए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से कर बटोरने में लगे हुए हैं और उसको समाज की बेहतरी के लिए नहीं बल्कि अपनी बेहतरी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। लुई द 16 ने भी कहा कि ईश्वर जो राजा है वो ईश्वर के द्वारा, ईश्वरीय सत्ता के द्वारा उसे स्थापित किया गया है, और ये मानने को तैयार नहीं थे कि जो परिवर्तन है वो आने वाला है। फ्रांसीसी शासक वर्ग के साथ ऐसा ही हुआ और उद्योग से परिवर्तन हुए। बढ़ते उद्योगपतियों ने सामंतों और पादरियों की परवाह नहीं की, और गांवों के किसानों ने जो अब मजदूर हो गए थे अनेक मामलों में धर्मस्थलों और पादरियों को की बेइज्जती करी। फ्रांसीसी शासक वर्ग ने इन परिवर्तनों को रोकना चाहा, इनका दमन करना चाहा। इससे हिंसा और बढ़ी, और फ्रांसीसी क्रांति में इतनी हिंसा का एक बड़ा कारण परिवर्तनों को सख्ती से दबाए जाना था। ये इस दमन से की प्रतिक्रिया में हिंसा बढ़ी। और तीसरा कारण है कि फ्रांस के लोग स्वभाव से ही अधिक संवेदनशील हैं। इसका अर्थ ये है कि वे बहुत जल्दी क्रोधित हो जाते हैं और भावनात्मक कारणों से उद्वेलित हो जाते हैं। इसके कारण भयंकर हिंसा हुई। ये फ्रांसीसी संवेदनशीलता ही थी कि क्रांति के अधिकतर नेता क्रांति के शिकार हो गए और गिलोटीन के वहाँ पे मार दिया जाता था, गिलोटीन पे चढ़ा दिया जाता था, और इस कारण से उनको इसका शिकार होना पड़ा। सारा फ्रांस ऐसा नहीं है कि क्रांति का समर्थक ही था। ऐसा कभी होता भी नहीं कि कभी भी क्रांति जो है वो उसमें सारे लोग सम्मिलित हों, लेकिन क्रांति का नेतृत्व उद्योगपतियों, व्यापारियों ने किया और बड़े पैमानों पर किसानों ने भी इसका साथ दिया। अनेक सामंत भी साथ हो गए और अनेक पादरी भी इनके साथ हो गए। भूस्वामियों और पुराने सरकारी पदाधिकारियों ने भी इसका साथ दिया। इंग्लैंड में कभी ऐसी व्यापक और सर्वव्यापी क्रांति नहीं हुई। जिस सीमित क्रांति को जो 1688 में हुई इंग्लैंड में, उसमें अराजकता के बावजूद थोड़ा रूमानियत थी, रोमांटिसिज्म था, और
जो फ्रांसीसी क्रांति है इसके विपरीत वहाँ पे ये जनमानस के ऊपर छा गई, और इसका प्रभाव ये हुआ कि पूरे विश्व में पहली बार ये जो 3 बातें हैं, समानता, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी, स्वतंत्रता और भ्रातृत्व, ये हमारे संविधान में भी इन्हें बल दिया गया है। इससे पहले भारत में ही अगर हम देखें तो भारत में जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था जो है वो असमानता और भेदभाव के पर आधारित है। तो ये जो फ्रांसीसी क्रांति का ही प्रभाव था कि भारत के संविधान में भी हमने अपनी जो प्रिएम्बल है उसमें हम लोगों ने सबसे पहले अपने आप को यही दिया है। तो हमारा जो संविधान, अगर हम आप पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते हैं कि हमने अपने आप को अपना संविधान दिया, सारे वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के नागरिक, हम लोगों ने अपने आप को एक संविधान दिया जिसमें समानता, स्वतंत्रता, भ्रातृत्व, न्याय, इन आधारों को हमने महत्व दिया। तो ये जो जब आप पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते हैं उसका अर्थ अलग होता है, जब आप समाजशास्त्र में पढ़ते हैं तो उसका एक अलग अर्थ होता है, क्योंकि समानता जो थी वो भारत में गिवन नहीं थी, एक प्रदत्त जो तथ्य है वो नहीं थी। यहाँ पे असमानता या भेदभाव बहुत ही अलग अलग कारणों से देखने को मिलता है, और स्तरीकरण भी बहुत अलग अलग कारणों से देखने को मिलता है, चाहे वो व्यवसाय के आधार पर हो, चाहे वो जाति के आधार पर हो, धर्म के आधार पर हो, लिंग के आधार पर हो, या क्षेत्रीय आधार पर हो, असमानता हमें देखने को मिलती थी। पर जब हम संविधान की बात करते हैं तो संविधान हमारे को सबको एक समान ट्रीट करता है। तो ये जो समानता है और स्वतंत्रता, हम किसी भी कार्य को चुनने के लिए स्वतंत्र हैं। ये स्वतंत्रता से पहले जो काल था उसमें कभी भी हमें नहीं मिली थी। हम अपना व्यवसाय तक चुनने के लिए स्वतंत्र नहीं थे, अपने जीवन साथी चुनने के लिए स्वतंत्र नहीं थे, किस प्रकार के परिवार, किस प्रकार का विवाह कर रहे हैं, किस प्रकार का, क्या हम विवाह विच्छेद करने के लिए स्वतंत्र हैं, कि ये छोटी हमारी जो भी हमारी सामाजिक संस्थाएं थी उसमें हम स्वतंत्र नहीं थे। जबकि ये फ्रांसीसी क्रांति का ही प्रभाव देखेंगे कि अब हमारे जीवन शैली में स्वतंत्रता बहुत हद तक हमें देखने को मिलती है। इसी तरह से न्याय जो है, क्योंकि सभी लोग न्याय के सामने बराबर हैं, सभी लोग बराबर हैं और सभी को बराबर हक है न्याय पाने का। ये जो स्थिति थी ये पहले वर्ण व्यवस्था में या जाति व्यवस्था में ऐसा नहीं था। जो द्विज जातियां थीं उनके लिए अलग न्याय होता था, और दलित जो जातियां थीं उनके लिए न्याय अलग प्रकार का होता था। एक ही कृत्य या दुष्कृत्य करने के लिए, चोरी के लिए या हत्या के लिए एक ही अगर एक्शन है, घटना है, उसका अलग अलग लोगों को उनकी जाति के आधार पर दंड देने की व्यवस्था थी। जबकि अब समान रूप से हम देखते हैं कि भारत में दंड जो है वो सभी जातियों को बिना जाति के भेदभाव के, कोई अगर चोरी करेगा तो उसका एक नियमबद्ध तरीका है जिसके आधार पर उसे दंड मिलेगा। तो ये जो प्रिंसिपल्स दिए थे, जो सिद्धांत दिए थे फ्रांसीसी क्रांति ने, उसने न सिर्फ फ्रांस के जीवन शैली को परिवर्तित किया बल्कि आगे चल के अमेरिका में भी ये अमेरिका की क्रांति भी जो है उसको भी प्रभावित किया। अमेरिका में गोरे और काले, श्वेत और अश्वेत जो लोग थे उनमें भेदभाव बहुत ज़्यादा प्रचलित था, और वहाँ पे भी ये जो सिद्धांत हैं ये इनके कारण से नई रिपब्लिक स्थापित हुई। और भारत में भी हम देखते हैं कि किस तरह से ये
जो सिद्धांत हैं हमारे जीवन को, हमारे दैनिक जीवन को प्रभावित कर रहे हैं। तो जो आपको लगता है गिवन, अरे ये तो स्वतंत्रता तो ये हमें मिली हुई है, समानता ये ये है, ऐसा नहीं है। इसके पीछे बहुत सारे संघर्ष गए हैं। समाजशास्त्र के उदय की जो बौद्धिक पृष्ठभूमि है, उसका अर्थ ये है कि वो वैचारिक संदर्भ जिन्होंने समाजशास्त्र के उदय की एक पृष्ठभूमि तैयार करी। इस मामले में और अन्य मामलों में समान विद्वानों में बहुत मतभेद हैं। जैसे कि रॉबर्ट निस्बेट ने कहा कि समाजशास्त्र का उदय एक स्वतंत्र वैचारिक दृष्टि से है, लेकिन टी.बी. बॉटमोर, हर्बर्ट मार्क्यूजे, जॉर्ज रिट्ज़र, ये विद्वान लगभग एक ही तरह की बात करते हैं। और सामान्यतः जिन परिप्रेक्ष्यों की चर्चा की जाती है उनमें ज्ञानोदय सबसे प्रमुख है। इसके बाद सामाजिक दर्शन की चर्चा होती है। हर्बर्ट मार्क्यूजे ने इसे सबसे महत्वपूर्ण माना है। सामाजिक दर्शन हेगल से शुरू करें, वॉल्टेयर से शुरू करें, और वो किस तरह से समाजशास्त्रीय दर्शन में परिवर्तित हुए। इसी तरह से उद्विकास का जैविक सिद्धांत, जिसकी हमने बात करी थी, जो डार्विन की थ्योरी थी, ये जो सिद्धांत है, इस पर टी.बी. बॉटमोर ने इस पर बहुत बल दिया कि इसने समाजशास्त्र के उदय पे एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। क्यों? क्योंकि पहले जो धार्मिक सिद्धांत थे समाज और व्यक्ति की उत्पत्ति के, उनको इस सिद्धांत ने, डार्विन के सिद्धांत ने, उद्विकास के सिद्धांत ने चैलेंज किया था कि ये सिद्धांत सही नहीं है। तो इस चैलेंज के कारण एक नई सोच, एक नई विचारधारा उत्पन्न हुई। बॉटमोर ने कहा कि समाजशास्त्र के उदय की बौद्धिक पृष्ठभूमि मिली जुली है, लेकिन इन्हें विश्लेषण के स्तर पर कुछ स्तरों पर बांटा जा सकता है। सबसे पहला क्या है? इतिहास का दर्शन। वास्तव में इतिहास का दर्शन एक बौद्धिक धारा के रूप में पुरानी धारा नहीं थी। इसकी चर्चा फ्रांसीसी विद्वान वाइको, जिन्होंने न्यू साइंस लिखा, वो कर रहे थे। उन्होंने इतिहास के क्रम को सर्पिल कहा और इतिहास की अवधियों को 3 चरणों में बांटा। ये जो वाइको ने जो दिया था, इसी के आधार पर कॉम्प ने आगे चलकर 3 चरणों की नियमों की बात करी है। लॉ ऑफ 3 स्टेजेस ऑफ सोसाइटी, जिसमें जो ट्रेडिशनल है, मेटाफिज़िकल है, और फिर उसके बाद पॉजिटिव, ये स्टेजेस की बात करी है। इस ऑगस्ट कॉम्प ने भी ये वाइको की जो विचारधारा है उसको अपनाया, और इतिहास के दर्शन के सारी उद्योक्ता जॉर्ज हेगल थे। हेगल ने कहा कि इतिहास को राजा और रानी की कहानी नहीं बनाना चाहिए, बल्कि इतिहास के युग विशेष विचारों से प्रभावित होते हैं। समान विचारों से प्रभावित समाजों का इतिहास एक जैसा होता है। अब यहाँ हेगल ने जो विचार दिए, वो मूल कारण थे, जो विचारधारा जो कि आगे चल के मार्क्स ने डेवलप करी। मार्क्स भी द्वंद्ववाद की बात करते हैं, हेगल भी द्वंद्ववाद की बात करते हैं। हेगल कहते हैं कि इतिहास जो है वो हमारे विचारों में जो द्वंद्व उत्पन्न होते हैं, उसके परिणाम स्वरूप हमें देखने को मिलता है। जबकि इस द्वंद्ववाद को मार्क्स ने भी अपनाया, और उन्होंने उत्पादन की शक्तियों का अध्ययन किया, उत्पादन के संबंधों का अध्ययन किया, और उस आधार पर द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की अवधारणा दी। फिर दूसरा है राजनीतिक दर्शन। बॉटमोर ने राजनीतिक दर्शन को भी समाजशास्त्र की चर्चा आरंभ करने में महत्वपूर्ण कहा है। राजनीतिक दर्शन उन विचारों को कहते हैं जो 18वीं शताब्दी में राज्य, शासन और राज्य तथा जनता के संबंधों के बारे में दिए जाने लगे। इंग्लैंड में प्यूरिटनवादी जो विचार थे, उन्होंने राज्य की शक्ति को कम किया।
रूसो, वॉल्टेयर जैसे विद्वानों ने जो विचार दिए मूल रूप से वे ज्ञानोदय के अंग हैं। लेकिन जब रूसो ने बताया कि मैन इज़ बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर इन चेन्स, मानव पैदा स्वतंत्र होता है पर वो हमेशा जंजीरों में जकड़ा हुआ होता है, तब इसमें राजनीति में व्यक्तिगत स्वतंत्रता का विचार सामने आया। क्योंकि हॉब्स, लॉक, रूसो, आपने पॉलिटिकल साइंस में भी सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, सामाजिक समझौते का सिद्धांत पढ़ा है। ये सामाजिक समझौते का सिद्धांत जो है वो जो यथास्थिति है उसको क्वेश्चन कर रहा है, उस पर प्रश्न चिन्ह लगा रहा है। ये दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत जो कि राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि मानते थे। अभी तक जो भी राज्य था या राजा था, राजा राज्य पर राज करता था पोप और चर्च के सहयोग से, और उसमें कोई भी प्रश्न नहीं उठा सकता था क्योंकि उसे दैवीय प्रतिनिधि माना जाता था। पहली बार हॉब्स, लॉक और रूसो ने इस अवधारणा पे प्रश्न उठाए। उन्होंने कहा कि ये एक सामाजिक समझौता है। वो बात करते हैं स्टेट ऑफ नेचर की, यानी कि प्रकृति में की जो अप्राकृतिक अवस्था है उसमें किस प्रकार का मनुष्य का जीवन था। इसके बारे में हॉब्स, लॉक और रूसो के मत अलग अलग हैं। वो हॉब्स का जो मत है वो बहुत ही नेगेटिव है। वो कहते हैं कि लाइफ ऑफ मैन इज़ नेस्टी, ब्रूटिश एंड शॉर्ट, बहुत ही, क्योंकि सब एक दूसरे से लड़ाई करते जाते हैं प्राकृतिक उसमें अवस्था में। राइट इज़ माइट में, जिसकी भैंस लाठी उसी की भैंस, ऐसा मान्यता चलती है। तो जो सबसे ज़्यादा बलवान है वही जीतता है। तो ऐसी स्थिति से ये एक अराजकता की स्थिति है, ये हॉब्स का मानना है। और वो कहते हैं कि इस अराजकता से बचने के लिए हम राज्य की स्थापना करते हैं। इसी तरह से रूसो और लॉक जो हैं वो कहते हैं कि प्रॉपर्टी जो है, प्रॉपर्टी यानी कि संपत्ति को बचाए रखने के लिए राज्य की स्थापना करी गई है। तो यहाँ नेचुरल राइट्स की बात हो रही है। प्राकृतिक जो अधिकार हैं वो मनुष्य के क्या क्या प्राकृतिक अधिकार हैं जिसके ऊपर राज्य का कोई भी अधिकार या बल नहीं है, जिसके ऊपर राज्य की सत्ता नहीं है। तो ये कहते हैं हॉब्स, लॉक, रूसो ने जब सामाजिक समझौते का सिद्धांत दिया तो उन्होंने कहा कि सभी लोग इस स्टेट ऑफ नेचर से परेशान होकर और वो एक सामान्य समझौते पर आते हैं कि चलिए हमें राज्य की स्थापना करनी चाहिए। ये राज्य हमारी राइट्स को प्रोटेक्ट करेगा, हमारे अधिकारों का संरक्षण करेगा, हमारी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करेगा। तो ये राज्य जो है ये हमारे लिए हमारा काम करेगा। अब हॉब्स जो हैं वो कहते हैं कि ये एक तरफा समझौता है, एक बार इसको एंटर कर गए तो इसमें से निकल नहीं सकते। जबकि रूसो कहते हैं कि ये एक तरफा समझौता नहीं है, व्यक्ति और राज्य दोनों इसके बराबर के हिस्सेदार हैं। अगर राज्य अपनी काम करने में ये जो अधिकार मनुष्य को मिले हैं, अगर उन अधिकारों को देने में सक्षम नहीं हो पाता है तो व्यक्ति को अधिकार है कि राज्य के विरुद्ध क्रांति करे। ये बहुत पहली बार ऐसा हुआ जो ये नई सोच आई कि व्यक्ति क्या राज्य के विरुद्ध कार्य कर सकता है। तो ये सामाजिक समझौते का सिद्धांत जो था इसने नई एक विचारधारा, और इसी के आधार पर रूसो से प्रभावित होकर फ्रांसीसी क्रांति जो आई, क्योंकि व्यक्ति जो थे वो असंतुष्ट थे, जो मौजूदा राज्य था उससे असंतुष्ट होकर उन्होंने राज्य की व्यवस्था में परिवर्तन लाने की कोशिश करी। फिर है सामाजिक और राजनीतिक सुधार के आंदोलन।
हमने पहले भी ऐसे आंदोलनों की चर्चा की है। नगरों में मजदूर और निम्न मध्यम वर्ग की श्रेणियों ने बड़ा प्रयास किया कि नागरिक सुविधाएं बढ़ें और राजनीतिक सुधार आंदोलनों में राजा के हस्तक्षेप पर रोक लगाने की बात कही गई। मध्य वर्ग को अधिकार देने की बात कही जाने लगी और ऐसे विचार थे कि समाजशास्त्र के जो ये विचार बाद में समाजशास्त्र में भी अपनाए गए। आरंभ में समाजशास्त्र में आंदोलनों की चर्चा नहीं हुई। कोजर और रिट्जर ये इन्होंने कहा कि कॉन्ट क्रांति और परिवर्तन की विचारधारा के विरुद्ध थे। वास्तव में कॉन्ट ने व्यवस्था और प्रगति दोनों के सिद्धांत को एक साथ ही दिया। इसलिए बॉटमोर का ये कहना उचित है कि समाजशास्त्र के बौद्धिक विरासत की दोहरी परंपरा है। एक ओर संरक्षण श्रृंखला की वकालत और दूसरी ओर प्रगति और परिवर्तन की वकालत। और चौथा है उद्विकास के जैविक सिद्धांत। बॉटमोर ने कहा है कि ये इन सिद्धांत ने वो परिप्रेक्ष्य तैयार किया जिसके आधार पर समाजशास्त्र ने परिवर्तनों को समझना चाहा। उद्विकास की चर्चा फ्रांस के प्रकृतिवादी लेमार्क ने फिलॉसफी ऑफ इवोल्यूशन जो उनकी पुस्तक है 1806 में छपी थी उसमें किया और ये श्रेय हर्बर्ट स्पेंसर को दिया जाता है कि उन्होंने विधिवत रूप से सामाजिक उद्विकास की बात करी, जो कि डार्विन के ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ जो 1859 में प्रकाशित हुई उनकी पुस्तक थी, उस पर आधारित था। डार्विन ने उद्विकास जैविकीय उद्विकास की बात करी है, जहाँ स्पेंसर सामाजिक उद्विकास की बात करते हैं। वो जो सिद्धांत डार्विन ने जीवों के उद्विकास की बात में कहे हैं, जैसे कि योग्यतम उत्तरजीविता यानी कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, मतलब जो सबसे ज़्यादा अधिक योग्य होगा वो ही जीवित रहेगा और वीक जो होंगे, जो निर्बल होते जो जीव होंगे वो उनकी छटनी खुद ही होती चली जाएगी, वो विलुप्त होते चले जाएंगे। इसी तरह से समाज भी, ऐसे समाज जो सुदृढ़ हैं वो उनका विकास होता चला जाएगा और जो कमज़ोर समाज हैं वो धीरे धीरे विलुप्त होते चले जाएंगे। तो ये उद्विकास का सामाजिक सिद्धांत हर्बर्ट स्पेंसर ने दिया। कॉन्ट और स्पेंसर समाज को एक जीव कहते हैं और उद्विकास के आधार पर परिवर्तन की व्याख्या करते हैं। अब समाजशास्त्र के दर्शन में या सामाजिक दर्शन में बौद्धिक पृष्ठभूमि क्या थी उसकी हम चर्चा करेंगे। हर्बर्ट मार्क्यूजे ने लिखा है कि यूरोप में और यूरोपीय व्यापारियों के द्वारा पूरे विश्व में व्यापार के बढ़ने से व्यापारी स्रोतों में जो सूचनाएं मिली उनसे सामाजिक दर्शन का उदय हुआ, सोशल फिलॉसफी का उदय हुआ। मार्क्यूजे ने कहा कि उद्योग और औद्योगिक व्यापार के बढ़ने से व्यापारी सूचनाएं जो मिली उससे नई प्रकार की समस्याएं पैदा हुई। उनके समाधान के प्रयास से समाजशास्त्र का उदय हुआ। व्यापार और सामाजिक दर्शन का संबंध और उद्योग तथा समाजशास्त्र का संबंध मशीनी नहीं है, ये कारणात्मक संबंध नहीं है, ये एक द्वंद्वात्मक संबंध है। द्वंद्व मतलब एक डायलेक्टिकल रिलेशन है। मार्क्यूजे के अनुसार बौद्धिक दृष्टि से समाजशास्त्र का जन्म सामाजिक दर्शन से ही हुआ और सामाजिक दर्शन सामाजिक दर्शन और समाजशास्त्र में कुछ भिन्नताएं हैं, उनके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। थैंक यू।